चलिए हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे HNO3 बनाने का मेथड। HNO3 बनाने का ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़े थे। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम लोग HNO3 कैसे बनाते हैं। तो हम लोग 3 स्टेप में HNO3 बनाए थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके थे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके थे। तो चलिए आज की आगे की और क्लास में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग कल क्या वो पॉइंट पढ़े थे, आप लोग देखिए जरा। रिएक्शन विद मेटल, मेटल से रिएक्शन करवाए थे, तीसरा पॉइंट था। चलिए 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे आज, चौथा पॉइंट लगाइए सब है। 4 नंबर लगा के रेडी हो जाइए। पेसिविटी, पेसिविटी लगाइए। पेसिविटी हिंदी लिखेगा निष्क्रियता। निष्क्रियता जिसको जैसे सुविधा होगा उस तरह लिखना चलेगा। तो निष्क्रियता देखिए क्या होता है। आज आप लोग देखिए मेटल के साथ क्या कहानी है। आज हम लोग ना मेटल को डुबाने जा रहे हैं HNO3 में। देखिए HNO3 क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे। ये निष्क्रियता क्या है इसी को समझना है। तो पूरे ध्यान लगाना है कि आप मेटल डुबाइए इसमें, या तो एल्युमिनियम लीजिए, आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, जो भी मेटल लेना है उस मेटल के प्लेट को आपको डालना है HNO3 में। कल आप लोग पढ़ चुके हैं HNO3 के बारे में। HNO3 लिक्विड होता है, ध्यान रखना। HNO3 को डालना कहाँ है बाबू, आपको सॉरी HNO3 में आपको डालना है मेटल। चलिए हम लोग मेटल के एक प्लेट को HNO3 में डाल देते हैं। ध्यान से समझना, ये है मेटल। मेटल को डाल दिए इस HNO3 में। जो हम लोग मेटल को डुबाए हैं, अब देखिए ध्यान से। सब जानते हो कि मेटल से एसिड क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। क्या करने लगेगा, रिएक्शन। लेकिन होता क्या है, सुनो ध्यान से। जो ये मेटल को जैसे HNO3 में डुबाते हैं तो मेटल तो इससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके इस मेटल के सरफेस पे एक परत बना लेता है। इसके सरफेस पे मतलब ऐसा परत बन जाता है कि ये परत क्या करता है, इस मेटल और ये जो HNO3 में डुबाया गया उसके संपर्क तोड़ देता है। अब तुम लोग जरा बताओ कि अगर इसका संपर्क तोड़ देगा तो अब मेटल का रिएक्शन HNO3 से हो पाएगा कि रुक जाएगा? क्या होगा बताइए। मेटल का जो है, ये मेटल का संपर्क परत तोड़ दिया है HNO3 से। आप बताइए HNO3 का इस मेटल के साथ रिएक्शन होगा या नहीं? क्या होगा बोलो। हाँ, नहीं होगा। यस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो HNO3 में आप मेटल को डुबाए, अब मेटल तुरंत इससे क्या कर लिया, रिएक्शन। आप जैसे ही अब सपोज मान लो इसको डुबाए थे हम लोग इसमें, ठीक है। जैसे डुबाए थे ये धराधर इस HNO3 से रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करके इसके ऊपर में परत बना दिया। अब बताओ इसमें जो परत बना हुआ डूबा हुआ रहेगा, तो बताओ HNO3 और आपको मेटल का जो आपका जो दोनों का जो जुड़ने का था, जैसे दोनों जुड़ा हुआ था, दोनों का कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर में ऐसे ऐसे परत बन गया है। देखो ये परत बन गया। सपोज मान लो जैसे आप डाले थे, ये ऊपर से परत बन गया। अब आप ध्यान लगाइए कि ये आपके ऊपर, इसके मेटल के ऊपर परत बन गया। ये था मेटल का, ये भाग है मेटल वाला, अंदर वाला। ध्यान लगाइए, ये मेटल था, ये क्या है HNO3। अब बताइए इस मेटल का संपर्क HNO3 से रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। और जब इसका संपर्क इससे नहीं रहा संपर्क, तो अब HNO3 रिएक्शन कर पाएगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा रिएक्शन। इसी प्रक्रिया का नाम है निष्क्रियता। क्या बोलोगे? निष्क्रियता। जैसे आप मेटल को डुबाए HNO3 में, HNO3 से रिएक्शन करके मेटल पर एक ऑक्साइड बन गया,
और ये जो आपका ये ऑक्साइड बन गया, जो क्या कर दिया, मेटल और HNO3 के संपर्क को तोड़ दिया, जिसके कारण HNO3 का रिएक्शन मेटल से क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं आप लोग, पैसिविटी, निष्क्रियता। अब समझ में आ गया होगा जो निष्क्रियता क्या है, समझ में आ गया ना, निष्क्रियता क्या है। इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, इस पर जो ऑक्साइड बनता है उसका नाम है पेसिव ऑक्साइड। इसका नाम कहना पेसिव ऑक्साइड लेयर, धातु की प्लेट में जो बनता है पेसिव, हाँ, ऑक्साइड लेयर, समझा। ये मतलब यही हुआ जो सबसे पहले मेटल गया, इससे रिएक्शन करके उस अपने सतह पर परत बना लिया, और वो परत क्या कर दिया, मेटल और इस HNO3 के संपर्क को तोड़ दिया। और संपर्क को जब तोड़ दिया तो अब बताओ रिएक्शन कब जो होगा, इसी का नाम था निष्क्रियता। तो चलिए आप लोग लिखिए लैंग्वेज, लिखिए, जब धातु जैसे जब धातु जैसे AlFeCu etc, जब धातु जैसे AlFeCu etc को HNO3 में घुलाते हैं, को HNO3 में घुलाते हैं, तब HNO3 इन धातुओं के सतह पर, तब HNO3 इन धातुओं के सतह पर एक निष्क्रिय ऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं। धातु की सतह पर एक निष्क्रिय ऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं, धातु की सतह पर एक निष्क्रिय ऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं। यह निष्क्रिय ऑक्साइड परत, यह निष्क्रिय ऑक्साइड परत यह निष्क्रिय ऑक्साइड परत लिखा, यह निष्क्रिय ऑक्साइड परत धातु तथा HNO3 के बीच यह निष्क्रिय ऑक्साइड परत धातु तथा HNO3 के बीच आगे की अभिक्रिया को रोक देती है। आगे की अभिक्रिया को रोक देती है, जिस कारण से धातु HNO3 में घुल नहीं पाते, जिस कारण से धातु HNO3 में घुल नहीं पाते हैं, जिस कारण से धातु HNO3 में घुल नहीं पाते हैं। इसी घटना को निष्क्रियता कहते हैं, इसी घटना को निष्क्रियता कहते हैं, इसी घटना को निष्क्रियता कहते हैं, इसी घटना को निष्क्रियता कहते हैं। तो देखो क्या गजब की कहानी है कि ये सबसे पहले तो रिएक्शन करने गया, अब कुछ देर के बाद HNO3 का मुंह कैसा हुआ होगा बेचारे, जो हाँ एकदम पूरा मस्त में रहता है HNO3 के, नहीं हम इस मेटल को घुलाइए देंगे। और जैसे मेटल इसके अंदर जाता है, तो मेटल जो इसके अंदर जाता है तो तभी एकदम पूरा रहता है कि नहीं आज तो हम घुलवे करेंगे, इसको तो रहता हम घुलवे करेंगे, इसको तो रहता हम घुलेवे करेंगे। लेकिन जैसे ही जाता है कि तुरंत इससे रिएक्शन हो करके इस मेटल के ऊपरे में जाकर एक परत बन जाता है, इसके ऊपरे में जो परत बन जाता है तो मेटल का रिएक्शन HNO3 से बंद, HNO3 से इसका जब रिएक्शन हो जाता है बंद, तो ये एकदम पूरा मुंह बीच क्लियर आ जाता है, इसको हम घोलेंगे, एकदम पूरा बैठले रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए ये मेटल जो होता है HNO3 में घुल नहीं पाता, और नए घुल पाया, इसी प्रक्रिया का नाम था, इसी घटना का नाम था निष्क्रियता। चलिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल किंग के बारे में। 5वां नंबर, केमिकल किंग का नाम सुना है तुम लोग? केमिकल किंग, रसायनों का राजा, अम्ल राज।
चलिए लगाइए, अम्लराज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये फिगर नहीं बनाया तुम लोग क्या? बना लो, तुरंत तो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अम्लराज क्या है, अम्लराज के बारे में पढ़ेंगे। एक्वा रेजिया 5 नंबर होगा, लगे समझेंगे। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। चलिए तब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल किंग के बारे में, H2SO4 के बारे में। चलिए हम लोग अम्लराज पढ़ते हैं। एक्वा रेजिया, हिंदी लगा दीजिए अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज क्या है, ध्यान देना। अम्लराज जो होता है बाबू, इस सबसे पहला बात तो देख लो यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सोना होता है आपका, जो मागे धातु होता है प्लेटिनम होता है, जैसे AuPt को आपको गलाना हो, इसको गलाने के लिए हम लोग को कोई ऐसा एसिड नहीं है कि जो इसको गला देगा। इसको गलाने के लिए ना हम लोग को बनाना पड़ता है क्या, अम्लराज, एक्वा रेजिया, समझा। इसको भभकता द्रव्य भी कहा जाता है। ये ऐसा है कि आप जो सोना और प्लेटिनम को उसमें डालिएगा, उसको भी गला देगा। सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है, Au और P2 को भी। तब इसमें रहता कौन कौन है, ध्यान। तो सबसे पहला बात तो इसमें आपको जो रहेगा 2 एसिड रहता है। कितना एसिड? 2। एगो पक्का HCl तो रहबे तो करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद आपको नाइट्रिक एसिड, जो जिन्होंने आप कल पढ़ चुके, HNO3 रहता है। तो देखिए HNO3 कितना रहता है, ये एकदम सैंपल 1 मोल लेना है। कितना लेना है? 1 मोल। HCl को लेना है आपको कितना? 3 मोल। इसका कितना अणु रहेगा? 3। और इसका कितना रहेगा? HNO3 का 1। जब आप 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl को आपस में मिश्रित कर दोगे, तब बन जाता है क्या? इसी को कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज किसको किसको गला देगा बोलो तो? Au और P2 को। Au और PT को गला देगा, एकदम याद रखना। Au और PT को क्या कर देगा? गला देगा। लेकिन अम्लराज जो होता है, ध्यान रखना, अत्यधिक अस्थायी और अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस अम्लराज के पास देखो, यहाँ पर तुम लोग देखो ध्यान से, HNO3 है और प्लस क्या होता है? HCl। मतलब अगर रिएक्शन कराते तो इसके पास नाइसेंट Cl रहता है। इसी नाइसेंट यानी फ्री Cl, ये जो नाइसेंट Cl होता है, यही इसमें जो है ना, इस अम्लराज को अस्थायी करके रखता है या अत्यधिक क्रियाशील करके रखता है। कौन? नाइसेंट Cl। समझ रहा बात? तो अम्लराज किस किस से बनेगा बताओ? 1 मोल HNO3, 3 मोल HCl के मिश्रण को क्या कहोगे? अम्लराज में कौन रहता है? फ्री Cl, नाइसेंट Cl होता है। नाइसेंट Cl क्या करता है? अम्लराज को अत्यधिक क्या बनाता है? अस्थायी तथा अत्यधिक क्रियाशील। अत्यधिक क्रियाशील बनाएगा और अत्यधिक अस्थायी, मतलब छटपटी लगा हुआ रहता है इसमें। छटपटी किसके वजह से लगता है? Cl। देखिए आप लोग, जब 1 मोल HNO3, 1 मोल HNO3 1 मोल लिखा, जब 1 मोल HNO3 तथा 3 मोल HCl तथा 3 मोल HCl को आपस में मिश्रित करते हैं, तब हमें अम्लराज प्राप्त होता है। लिखा है, तब हमें अम्लराज प्राप्त होता है। आगे लिखो, अम्लराज नवजात Cl के कारण, मतलब नाइसेंट Cl, अम्लराज नवजात Cl के कारण अत्यधिक अस्थायी
अत्यधिक अस्थायी तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक अस्थायी तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अम्लराज का उपयोग अक्रिय धातु जैसे AuPT ATC को घुलाने में किया जाता है। अक्रिय धातु जैसे AuPT ATC को घुलाने में किया जाता है। अक्रिय धातु AuPT ATC को घुलाने में किया जाता है। हो गया। चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के दूसरा सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान लगे आप लोग। तो नाइट्रोजन फैमिली में था नाना, पापा, असलम, सब बीमार। आपने इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। हम लोग थोड़ा सा इस फास्फोरस के बारे में पढ़ना है कि फास्फोरस क्या है। अब फास्फोरस के बाद हम लोग तब ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। तो चलिए फास्फोरस सबसे पहला बात देखिए कि नाइट्रोजन फैमिली के दूसरा सदस्य है। नाइट्रोजन फैमिली के दूसरा सदस्य तो देखिए फास्फोरस में हम लोग क्या कहेंगे। फास्फोरस में सबसे पहला बात अगर बोलिएगा तो फास्फोरस में हम लोग कहेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा सदस्य। कौन सा सदस्य है? दूसरा सदस्य। अब तुम लोग जरा ध्यान लगाना कि नाइट्रोजन फैमिली में जो फास्फोरस दिख रहा है, ये फास्फोरस जो आता है अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये फास्फोरस को अगर आप जरा सा भी एयर के संपर्क में छोड़ दिए, हवा के संपर्क, जैसे ऑक्सीजन का जरा सा भी इसको झटका लग गया तुरंत जल जाएगा। समझ रहा बात? तो फास्फोरस को हम लोग क्या करते, बहुत ही सावधानी से रखते कि भाई इस पर हवा का प्रभाव न पड़े। अगर आप फास्फोरस बनाने भी जाइएगा तो आपको सबसे पहले हवा के संपर्क से बचाना पड़ता है। अगर हवा के संपर्क में चला गया तब तो यही जल जाएगा। तब आप फास्फोरस क्या खाक बनाओगे? यही खत्म हो जाएगा फास्फोरस। तो चलिए सबसे पहले क्या कहिएगा, नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा सदस्य है? दूसरा सदस्य। तो सब पहले हेडिंग लगाइए फास्फोरस। लगे तो फास्फोरस को डिनोट कौन चीज करते हो? टी। अगर फास्फोरस में बोलना होगा तो सबसे पहला बात क्या बोलोगे? फास्फोरस एन फैमिली के दूसरा सदस्य। तो सबसे पहला लिख दो फास्फोरस एन फैमिली के दूसरा सदस्य है। चलिए सेकंड बात अगर कहोगे तो ये छटपटिया है, ये है, तभी तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और छटपटिया है तो इसको कह देना अत्यधिक क्रियाशील और अनस्टेबल। जो अनस्टेबल रहेगा उन्हें अत्यधिक क्रियाशील रहेगा। तो लिख देना फास्फोरस अत्यधिक अनस्टेबल तथा अत्यधिक क्रियाशील होते फास्फोरस एन फैमिली के दूसरा सदस्य। फास्फोरस अत्यधिक अनस्टेबल तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तीसरा पॉइंट अभी जब हम बताए थे तुरंत महत्वपूर्ण बात बताए थे। तो ये उसके बाद देखिए, ये फास्फोरस अकेला नहीं रह सकता है पी फॉर्म में। अगर फास्फोरस अकेला कभी भी नहीं रहता है, ये अकेला नहीं रहता तो किसी से जुड़ा हुआ रहेगा।
या तो ये PS3 के फॉर्म में रहता है, या तो P4 के फॉर्म में रहता है, या P8 के फॉर्म में भी रहता है। मतलब अगर नहीं मिला ना कोई तो अपनों में जुड़ना शुरू कर देता है, समझ रहा बात। ये अपनों में जुड़ा हुआ रहता है लेकिन मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। हम लोग कहेंगे फास्फोरस अकेला नहीं रहता, कौन स्टेट में रहता है? कंबाइंड स्टेट। कौन सा स्टेट? कंबाइंड स्टेट। आप याद रखना कि फास्फोरस कौन स्टेट में होगा? कंबाइंड स्टेट में। चलिए बाबू लिखिए तीसरा नंबर, देखिए फास्फोरस कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फास्फोरस कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फास्फोरस कंबाइंड स्टेट में होते हैं। चौथा नंबर, फास्फोरस के कई अपरूप होते हैं। फास्फोरस के कई अपरूप होते हैं। एलोट्रॉप्स, फास्फोरस के कई अपरूप होते हैं। लिख लिया? अब जरा तुम लोग ध्यान लगाना, एलोट्रोप क्या होता है, ये अपरूप क्या होता है। देखो अपरूप जो होता है, अपरूप ये फास्फोरस के कई अपरूप है, ध्यान लगाना। अपरूप का मतलब होता है कि रहेगा तो इसी का गुण यही रहेगा। रहेगा मतलब समाने तत्व, मतलब बना हुआ फास्फोरस से है। ये भी फास्फोरस से, इसे भी फास्फोरस से, जितना भी बनेगा सब फास्फोरस से। मान लो ये भी फास्फोरस, ये भी फास्फोरस, ये भी फास्फोरस, लेकिन सब का गुण अलग अलग, मतलब अंदर वाला गुण भी और बाहर वाला गुण, मतलब तत्व समाने रहेगा। जैसे कार्बन का कितना अपरूप होता है? 2, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा का भी गुण अलग है, ग्रेफाइट का गुण अलग है। तो सबसे पहला गुण तो वही अलग है कि विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक है ना, गुण में अंतर। वैसे होता है फास्फोरस का सब सामान्य तत्व रहेगा सब में, लेकिन गुण सबका अलग अलग, मतलब भौतिक गुण अलग, अंदर वाला गुण भी अलग और बाहर वाला गुण भी अलग। तो अगर भौतिक गुण भी अलग, रासायनिक गुण भी अलग, तो इसी को कहा जाता है एलोट्रोप, अपरूप। फिर फास्फोरस कई अपरूप बनाते हैं। तो फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, येलो फास्फोरस होता है, एस्क्रेनेट फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है। ये सब फास्फोरस का अपरूप है। अब कई अपरूप है तो पी के कई अपरूप होते हैं। तो चलिए नीचे लिखते जाइए, आप सबका नाम पहला लिखिए, लिखिए व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट पी। दूसरा का नाम लिखना रेड पी। तीसरा का नाम लिखना ब्लैक पी। ब्लैक पी। चौथा का नाम वायलेट पी। पांचवा का नाम एस्क्रेनेट पी। येलो, पांचवे ना रे, आर आगे से येलो पी, एस्क्रेनेट पी। आगे कौन है? येलो पी, छठा रे, येलो पी, येलो पी। लगा इसको। लगा दे सब। देखिए यहाँ पे इसका सब अपरूप, सब का गुण अलग अलग होगा। व्हाइट का अलग, रेड का अलग, ब्लैक का अलग, वायलेट का अलग, उसके बाद एस्क्रेनेट का अलग, उसके बाद येलो का अलग, सबका प्रॉपर्टीज अलग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाइट फास्फोरस बनता कैसे। सब लगे हेडिंग व्हाइट फास्फोरस, 1 नंबर।
लगा दिया। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, उसके बाद येलो फास्फोरस। लगा दिया सब। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए लाना क्या है। सबसे पहले आपको फॉस्फेट चट्टान लाना पड़ेगा, फॉस्फेट रॉक, फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक जो होता है, ये होता है, ध्यान रखना, इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल 2। ये लाना, इसको कहेगा फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक लाना, इसको कोक के साथ मिश्रित करना, इसको कोक, इसमें कोक आपको मिलाना है। अब कोक के साथ क्या डालोगे, सिलिका, मतलब SiO2 डालना। सिलिका डाल दिए, इसको ना आप क्या करेंगे, विद्युत भट्ठी में ले जाएंगे। विद्युत भट्ठी का मतलब हुआ जी, विद्युत के द्वारा आप हीट देते हो, जिसे गर्म तो करना है लेकिन किसके द्वारा गर्म करना है, इलेक्ट्रिक के द्वारा। जैसे आप देखे होंगे विद्युत चूल्हा सब आता है। अब विद्युत चूल्हा जो आता है तो उसमें तो हवा की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे आप घर वाला चूल्हा पे जाएंगे इसको बनाने के, तो घर वाला चूल्हा में जाके दिए तो घर वाला चूल्हा बिना ऑक्सीजन का जलबे नहीं करता, चलता है बिना ऑक्सीजन का, बिना हवा का चलबे नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हा में कोई हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की, तो आप ऑक्सीजन से इसको, ये जो फास्फोरस है उसको आप बचा सकते हो। इसलिए आप ले जाओगे कौन सा चूल्हा में, विद्युत चूल्हा, यानी विद्युत भट्ठी में ले जाएंगे। तो हम लोग ने इसको विद्युत भट्ठी में गर्म करेंगे। अब विद्युत भट्ठी में इसको गर्म करना है 1773 केल्विन तापमान। कितना पर करना है, 1773 केल्विन तापमान। तो विद्युत भट्ठी में इस सब को ले जाना है। अब देखो, ये आप फॉस्फेट रॉक ले जाइएगा, कोक ले जाइएगा और सिलिका ले जाइएगा। ये कोक है, ये क्या है, सिलिका। और इसको विद्युत भट्ठी में कितना पर गर्म करोगे, 1773 केल्विन पर, तब आपको प्राप्त होगा कौन, फास्फोरस। हम बताए फास्फोरस अकेला रहता रहे कि आप पी लिखोगे, ये अपनों में जुड़ के P4 बनाता है, P4 के फॉर्म में रहता है फास्फोरस। तो इस सबसे पहले ये बनाएगा क्या, P4, ठीक है। अब P4 के साथ जो है ध्यान रखना, उसके बाद इस स्लैग बन जाता है CaSiO3। इस स्लैग है राख, इस स्लैग मतलब क्या होता है, राख, जल के राख हो गया। और जल के राख के साथ साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, CO निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, धुआं। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप फॉस्फेट रॉक लाइएगा, कोक मिलाइएगा, सिलिका उसमें मिला, सिलिका मतलब क्या होता है, बालू, और कोक मतलब कोयला। कोयला बालू को इस फॉस्फेट रॉक में मिला देना। और जैसे इसको डालिएगा, इसको ले जाना कौन, भट्ठी में, विद्युत भट्ठी में। अब विद्युत भट्ठी में कितना पर गर्म करिएगा, 1773 केल्विन पर, मतलब इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ले जाना। इलेक्ट्रिकल फर्नेस में इतना पर गर्म करिएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, फास्फोरस। और कौन सा फास्फोरस, बोलो, व्हाइट फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस बनेगा, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस यानी व्हाइट पी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब फॉस्फेट रॉक को कोक तथा सिलिका के साथ मिश्रित कर विद्युत भट्ठी में 1773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें व्हाइट पी प्राप्त होता है। तो लिखो, जब फॉस्फेट रॉक को कोक तथा सिलिका के साथ मिश्रित कर विद्युत भट्ठी में 1773 केल्विन ताप पर
केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब हमें व्हाइट पी प्राप्त होता है। तब हमें व्हाइट पी प्राप्त होता है। तब हमें व्हाइट पी प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन को नोट कर लीजिए नीचे। फॉस्फेट रॉक चालू कर दिया। अच्छा ठीक, तो चलिए हम लोग फिर आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि व्हाइट पी कैसे बनता है, पढ़े ना व्हाइट पी कैसे बनता है। तो व्हाइट पी बनाने के लिए सबको याद हो गया, फॉस्फेट रॉक लेना है, उसके बाद कोक लेना है, उसके बाद सिलिका लेना है, उसके बाद जो है आपको बनेगा क्या, फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। 1773 केल्विन ताप पर गर्म करना है, कहाँ पर, विद्युत। अब चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट पी लगाइए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट पी। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं व्हाइट पी का, ध्यान लगाइए। देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं, एकदम कुर्सी बना देना बैठने वाला। कुर्सी कैसे बनता है, ध्यान लगाओ। देखो फास्फोरस है, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है सबको याद होगा। फास्फोरस 15 नंबर का है, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, 5 5 5। लेकिन 5 होता है, कितना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 3, क्योंकि सब अष्टक न पूरा करता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की। कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। तो चलिए हम लोग फास्फोरस बनाते हैं। एकदम 4 फास्फोरस जुड़ा हुआ रहता है, P4, व्हाइट P4 याद रखना, व्हाइट पी। तो P4 का जो स्ट्रक्चर बना था, आप लोग सिंपली सबसे पहले एक पी रखे, जस्ट हम लोग एक पी को और रखे। उसके बाद देख लो यहाँ पर एक पी, फिर एक पी रख दिए, कोई दिक्कत। सबको हम लोग अब आसानी से रख दिए। और सबको 3 बॉन्ड होनी चाहिए, याद रखना। अभी बताइए एक फास्फोरस को कितना बॉन्ड हुआ, 1। चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको। अच्छा इसको 1, इसको भी 1, इसको भी 1। अब बताइए किसी को 3 बॉन्ड हुआ है अभी, बोलो नहीं हुआ। अच्छा आप जरा बताइए हुआ 3 बॉन्ड, यस। इसको भी दे देंगे, अब देखो बन गया। हाँ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है, ये एकदम बेहद खराब स्ट्रक्चर बनता है। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहा बात, इसका जो लॉन पेयर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच में रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होता है, समझा, रिपल्सन ज्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन कैसे होता है, ध्यान लगाओ यहाँ पे। ये तो एक स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए पी का, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखो, इसी टाइप से आप फिर बना सकते हो। जैसे यहाँ देखो ये फास्फोरस है, एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी चलेगा हम लोग। ये भी क्या है बोलो, फास्फोरस। ये भी आपका फास्फोरस है, ये भी आपका क्या है, फास्फोरस। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, अब सिंपली कैसे बन जाएगा। अब देखो किस टाइप का बन गया, अलग टाइप का बन गया। 4 को आप इस तरह भी जोड़ सकते हो, इस तरह भी जोड़ सकते हो, लेकिन इसके बीच का एंगल होता है कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, याद रखना। इसके बीच में कितना होगा, 60 डिग्री। समझ रहा बात। तो आप देखिए होता क्या है, इसका कोनो मतलब जो है स्ट्रक्चर जो होता है आपका, कोई फेमस स्ट्रक्चर नहीं रहता इसका, मतलब एगो रेगुलर स्ट्रक्चर है इसका ऐसे। या आप इसको टेट्राहेड्रल भी बोलोगे तो खराब टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेट टेट्राहेड्रल,
मतलब टेट्राहेड्रल बननी चाहिए तो ऐसा बनता है। जैसे आप देखते हो कार्बन का, देखते हो स्ट्रक्चर, मतलब आप देखते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड को हम लोग प्लेन में देते हैं, एक बाहर की ओर रखते हैं और एक इस तरह से रखते हैं, और तब इसको मिलाते, तब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगता है। तो ये टेट्राहेड्रल तो नहीं हुआ, तो रेगुलर स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इसका, समझ रहा बात, या आप डिस्क्रिमिनेट इसका जो है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, खराब स्ट्रक्चर, विकृत संरचना, तो विकृत चतुष्फलकीय संरचना इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका लिख देते हैं, या तो रेगुलर टेट्राहेड्रल लिख दीजिए, रेगुलर टेट्राहेड्रल, चलिए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो ये आपको कितना डिग्री एंगल कर देना है, 60 डिग्री करना है। क्लियर? उसके बाद चलिए हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें। हाइब्रिडाइजेशन तो सिंपल ही बात है, आप लोग ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। पी पर लोन पेयर एक होता है, ध्यान रखना। अब 3 गो बॉन्ड सिग्मा, 3 1 4, 4 रहता है तो आप सब पढ़े, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका भी क्या होगा, sp3। समझ में आ रहा बात? तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। चलिए आगे लगाइए आप लोग, ये बनाइए फिगर 23 व्हाइट का प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट पी। चलिए इसका भौतिक गुण लिखते हैं हम लोग व्हाइट पी का। तो सबसे पहला बात, व्हाइट पी जो है ना आपको सफेद मुलायम होगा और जो है वैक्सी सॉलिड होता है। तो याद रखना, मोम की तरह ठोस होता है, सफेद होता है और क्या होगा, मुलायम होगा। तो 3 बात याद रखना, सफेद, मुलायम और मोम की तरह ठोस। सेकेंड बात, ये जल में अघुलनशील होगा, व्हाइट पी जल में अघुलनशील होगा। ये व्हाइट पी जो होता है जहरीले नेचर का होता है, टॉक्सिक नेचर का। व्हाइट पी काफी ज्यादा जहरीला होता है। और उसके बाद ये आपको जो अंधेरा में जो होता है, ये दीप्त उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। यही व्हाइट पी की वजह से दिखता है गांव सब में जो जैसे आप देखे होंगे लोग सबका जो मृत्यु हो जाता है, होता है ना रे, लोग सब जो मर जाते हैं तो उसका हड्डी उड्डी जो इधर रहता है बाहर, तो होता क्या है, बाहर रहने की वजह से थोड़ा सा वहां पर ये होता है कि हड्डी उड्डी बाहर चल गया। अब हड्डी में क्या रहता है, फास्फोरस। हड्डी में जो फास्फोरस रहता है, तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि बाहर से जो है वो हवा का प्रभाव पड़ता है उस पर, हवा जो उससे रिएक्ट करता है फास्फोरस से, तो ये एकदम तुरंत जल जाता है। और जल उठता है तब गांव सब में लोग देखता है रात को कतारे बार राकस बढ़ रहा है, उसका नाम राकस रख दिया जाता है। तो वो किसके वजह से होता है बोलो, व्हाइट फास्फोरस की वजह से। यही फास्फोरस पर किसका प्रभाव पड़ जाता है, हवा का, ऑक्सीजन। ऐसी ऑक्सीजन के प्रभाव पड़ने से ही क्या होता है बोलो, ये चमक उठता है। तो अब आप जरा ध्यान लगाइए कि ये फास्फोरस क्या उत्पन्न करता है, दीप्ति उत्पन्न कर सकता है, समझ रहा है, कहाँ, अंधेरे में। दिन को तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, हवा का प्रभाव इस पे गया, लेकिन दिन को सनलाइट का इतना रोशनी रहता है, इतना उसका लाइट रहता है कि इसके लाइट का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। लेकिन रात को तो अंधेरा रहता है, अंधेरा में ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करता है तो पूरा चमक उठता है। तो तेजी से फास्ट में लिखिए आप लोग, तब उसके बाद क्लास हम लोग ऑफ करेंगे। तो चलिए पहला लिखिए, लिखिए व्हाइट पी सफेद, व्हाइट पी सफेद, मुलायम। पहला नंबर, व्हाइट पी सफेद, मुलायम तथा मोम की तरह ठोस होते हैं, तथा मोम की तरह ठोस होते हैं। सफेद, मुलायम तथा मोम की तरह ठोस होते हैं। दूसरा, यह जहरीले होते हैं, टॉक्सिक नेचर का, यह जहरीले होते हैं, यह जहरीले होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, यह जल में अघुलनशील होते हैं,
यह जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर, एल्कोहल, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर तथा एल्कोहल ETC में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल ETC में घुलनशील होते हैं। लास्ट में यह अंधेरे में दीप्त उत्पन्न करते हैं। इट ग्लो इन डार्क। यह अंधेरे में दीप्त उत्पन्न करते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होती है।